बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान हसन, आपको वेलकम करते हैं। आपको सुबह बखैर भी कहते हैं। ये दुआ है, उम्मीद है, हमारी विश है कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हो और इस सुबह के साथ न सिर्फ ये सुबह अच्छी हो बल्कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जी जिस पे हमने बात करनी है और हम सुबह ये कोशिश करते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग एक मैगजीन है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाएं ताकि आपका जो पूरा दिन है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी गुजरे और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ साथ चलती रहे न्यूज़ की सूरत में, जिनका एक फॉलोअप जारी रहता है। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। सबसे पहले PSL 9 का एडिशन है और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त से मुकाबले हो रहे हैं। और अब मैं आपसे कुछ देर पहले ये बात करता कि जो पेशावर ज़ल्मी है उसका आगाज़ को बहुत इंप्रेसिव नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये जो मिड मैचेस हैं मजमूई तौर पर इस फर्स्ट लेग के और फिर आगे जो सेकेंड लेग के मैचेस आने हैं उसमें भी शायद पेशावर ज़ल्मी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना रही है। सनसनीखेज मुकाबले हैं। PSL 9 के 13वां मैच जो था ये पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया। ज़ल्मी वर्सेस यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान साहब ने टॉस जीता, ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 201 रन का हदफ बनाया। तकरीबन 10 रन पर ओवर का हदफ दिया गया। 202 रन का ताकुब था जी। और इसके जवाब में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी, कह सकते हैं इनके बारे में भी 10 रन से कम के मार्जिन पे हम कहते हैं कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। 10 रन के मार्जिन से ये मैच 10 रन पर ओवर चाहिए था और 8 रन के मार्जिन से ये मैच ज़ल्मी की टीम ने जीत लिया। बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और कल की उनकी कहना चाहिए कि जो हाईलाइट थी ना कल के मैच की वो बाबर आजम की ये शानदार इनिंग्स ही थी। मुसलसल स्कोर कर रहे हैं। PSL के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अब उनके पास है। 63 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स थी। इसमें 2 छक्के और 14 चौके शामिल थे। किंग आजम की जबरदस्त इनिंग्स आपको दिखा रहे हैं। T20 क्रिकेट में बाबर आजम 11 सेंचुरियों के साथ सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वालों की फहरिस्त में अब बाबर आजम दूसरे नंबर पे आ गए। सो किंग इज जस्ट 1 माइलस्टोन मोर अवे। और फिर उसके बाद होंगे और हमें यह भी मालूम पड़ा कि कल बाबर आजम साहब की वालिदा साहिबा भी आई हुई थी स्टेडियम के अंदर मैच को देखने के लिए। कजाफी स्टेडियम वो स्टेडियम है जहां पे बाबर आजम ने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज किया एज अ बॉल पिकर और अपने वालिद साहब के साथ जाया करते थे। देन ही स्ट्रगल्ड अ लॉट और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर बने। हमेशा से कजाफी और लाहौर के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की यादें बॉबी की रही हैं। बाबर आजम किंग हम उनको कहते हैं। और वंस अगेन एक और सेंचुरी और फिर आरिफ ने उनकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दिया। सो यूं पेशावर ज़ल्मी एक और बड़ी प्रॉमिसिंग किस्म की विन, वन ऑफ द बेस्ट साइड इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सिक्योर करने में कामयाब हुई। हमने इन डिटेल इस पर तजिया लेना है। अभी तो हम सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं कि इनकेस अगर कल आपने मैच फॉलो नहीं किया, कल आप सो गए या नहीं देख पाए किसी भी वजह से, तो हमने कहा आपको बता दें कि कल बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने एक और फतह समेटी है जो कि बाबर आजम की कप्तानी में PSL 9 खेल रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए एक ये तो अच्छी एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ खबर है, लेकिन एक खबर है जो एंटरटेनिंग नहीं है, जो बड़ी मुश्किल है और वो आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है। अब चैप्टर बदलिए जी, हम बिजली की बात करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक और बिजली बॉम्ब गिरा है आवाम के ऊपर और जो बिजली सारिफीन है उनके लिए एक और बुरी खबर ने आज अलसुब इनफैक्ट कल रात को ने आ गिरा और हम आपको अलसुब ये बता रहे हैं कि नेपरा ने जो बिजली बॉम्ब है वो गिरा दिया है आवाम के ऊपर। नेपरा ने जनाब किया क्या है, मजमूई तौर पर जो बिजली की कीमत है उसमें इजाफा किया है और 1 माह के लिए 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट बिजली को महंगा कर दिया। यानी कि अगर आप 1000 यूनिट फॉर एग्जांपल आपका महीने का इस्तेमाल है तो इस दफ़ा आपका बिल 7000 ज़्यादा कंफर्म आएगा इससे पहले जो बिल आता है। सो ये बहुत बड़ा इजाफा है। नेपरा ने इन कीमतों में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो बिजली की जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इसकी मद में ये इजाफा हुआ है और इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। यानी कि आपके जो मार्च के बिल आएंगे वो ज़बरदस्त आने वाले हैं। सारिफीन पर GST भी लगेगा जी। इस GST समेत तकरीबन 66 बिलियन 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ है जो कि पड़ेगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जो के इलेक्ट्रिक के सारिफीन हैं उन पर नहीं होगा। इनके कराची में जो बिजली के इस्तेमाल करने वाले हैं, बहरहाल दीगर मुल्क के हिस्सों पर यह 7 रुपए फी यूनिट 1 महीने के लिए इसका असर पड़ेगा। सो जनाब ये तो हो गया क्रिकेट हमने डिस्कस कर लिया, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन है और बिजली उसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पर भी हमने बात कर लिया। देन वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी अबाउट पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही हैं और 2 सूबों की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसकी शक्ल तकरीबन सामने आ चुकी हुई है। इस पर हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। तो
तो जनाब मरियम नवाज बतौर पहली खातून वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान की भी सामने आई हैं। शी मेड अ हिस्ट्री समहाउ। कल उनका इंतखाब भी हुआ शोर शराबे में, फिर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। थोड़ा आपको तफसील बता देते हैं कि आम इंतखाबात की अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो कौमी असम्बली का इजलास फिल वक्त हम अगर देखें तो एक आइनी ज़रूरत है और वो साइंस वहाँ पर फंसी हुई है। जो आर्टिकल 91 है वो वाज़ेह हिदायत देता है कि कौमी असम्बली का पहला इजलास आम इंतखाब के इनेकाद के बाद 21वें रोज़ होगा, यानी कि 8 फरवरी को इंतखाब हुए थे तो 29 फरवरी को ये इजलास बनता है, ड्यू है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी सदर इजलास तलब कर लें तो बेहतर है, मगर सदर मुमलिकत ने जो निगरान हुकूमत है उनकी तरफ से इजलास के बुलाए जाने की जो समरी है न सिर्फ साइन नहीं की बल्कि वो एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो पहले ख़वातीन और मखसूस नशस्तें हैं अक़लियतों की, माइनॉरिटीज़ की, ये प्रोसेस पहले मुकम्मल होगा, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। और अब तो इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो कौमी असम्बली का इजलास होगा इंतखाब के 21वें रोज़ होगा, 29 फरवरी को होगा। और अब यहाँ पे सवाल यह है कि इस इजलास की आइनी हैसियत क्या है, क्या इसके बाद फिर मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को इसकी तशरीह करनी पड़ेगी कि जी इजलास ठीक था या नहीं था। चूँकि जाहिर बात है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का या पार्लिमानी हिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट इजलास है जिसके अंदर हुकूमत बननी है, जिसके अंदर अरकान हलफ लेना है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस। तो इसकी आइनी हैसियत को अगर वो चैलेंज हो जाती है तो ये बड़ा अलार्मिंग होगा। दूसरी जानिब जो मखसूस नशस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जिसमें तहरीक इंसाफ जम हुई थी फॉर द टाइम बीइंग अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ देर के बाद उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होती है तो उस हवाले से भी सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर होगी। उनकी दरख्वास्त पर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ओपन समाअत हो रही है जी ये, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। दूसरी जानिब हम अगर पंजाब और सिंध में हुकूमत साजी की बात करें तो एज ऑफ सेड मरियम साहिबा हैज मेड द हिस्ट्री। शी इज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और पाकिस्तान में भी। और दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक कर ली है। ये 5 बार वैसे एमपीए बन चुके हैं और 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। पीपल्स पार्टी ने उन पर एतमाद किया है, जो कि एक मेजोरिटी पार्टी का तीसरी बार अपने चीफ मिनिस्टर पर एतमाद करना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एजाज़ है ये मुराद अली शाह साहब के लिए कि वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को तीसरी बार गवर्न करने जा रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। सो इस पर भी हमने बात करनी है। और दीगर क्या सियासी रुकावटें हैं जी, मैं मजीद अगर बोला तो मैं थक जाऊंगा, अभी 2 घंटे का शो बाकी है। हमारे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब तज्जियाकार हैं, सियासी उमूर को बहुत बेहतर समझते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, सुन पा रहे हैं मुझे आप? मुझे लगता है कि अगर दोबारा प्रोफेसर साहब को कनेक्ट कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। बड़ी साहब जरा दोबारा कनेक्ट करें ताकि आवाज़ इनकी बेहतर आए। आप ताहिर मलिक साहब से हम दोबारा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उनसे बात कर लेते हैं। फिल वक्त जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर वो वाज़े है। बलोचिस्तान में ये अमल बाकी है, खैबर पख्तूनख्वा में ये अमल बाकी है और सबसे बढ़कर मरकज़ में ये अमल बाकी है। लेकिन कल जब मरियम साहिबा ने हलफ लिया, इनफैक्ट कल जब वो मुंतखब हुई और फिर उसके बाद जब वापस गई, उस वक्त उनके चचा ने, उनके वालिद ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों साबिक़ वज़राए आज़म हैं और फैमिली के दीगर मेम्बरान, उनके बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक तकरीर की। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी मरियम साहिबा की तकरीर। इस पर भी बात करते हैं और आई होप कि प्रोफेसर साहब के साथ कनेक्ट करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। माजरत जी, थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ा लेकिन अब हम वापस आ चुके। टेक्निकल ग्लिचेस से निपटना पड़ता है, हमें क्या करें। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स गॉड, हम भी आपको बिल्कुल क्लियरली सुन सकते हैं। एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी बात, बड़े इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं जी। कल सबसे पहले मेरे ख्याल में हम पंजाब की और सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध में हैट्रिक हुई है और पंजाब में डेब्यू हुआ है, क्या कहेंगे जी? देखिए, इस वक्त जो तजर्बाकार तरीन वजीर आला है सिस्टम में वो मुराद अली शाह है और वो वजीर ख़जाना भी रहे हैं सिंध के, तो उन्हें कई एतबार से एज हासिल है और वो उनके पास तजर्बा भी है जहाँ तक है, और ऊपर से एक पार्टी की एक लेगेसी भी है, एहसास भी है। जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है तो ये एक अच्छी नई रवायत का यकीनन आज़ाद है कि एक खातून वज़ीर आला है और कोई भी खातून हो, वो किसी भी तबके की हो, ख़वातीन का गवर्नेंस को या चीज़ों को देखने का एक और एंगल होता है। और हमारे घर में भी जो ख़वातीन हैं वो घर की तरतीब और सजावट को और एंगल से देखते हैं, मर्द और एंगल से देखते हैं। तो अब पंजाब की गवर्नेंस को और एंगल से देखा जाएगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है। पंजाब अब उस तरह रवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं रहा,
यहाँ पे कंपटीशन है, और जो उन्होंने तकरीर की है और जो दावे किए और जिस अज़्म का इज़हार किया है, जिन नए प्रोजेक्ट्स की बात की है, उनको डिलीवर करना और एक अच्छी टीम को क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज। मेरी कुछ इस सिलसिले में ज़ाती मालूमात हैं, वो ये कि उनका ये कहना है कि उनके करीबी ज़राए का कि वो एक नौजवान टीम को तश्कील देना चाहती है काबीना में, और जो रवायती पंजाब की काबीना होती थी जिसमें बासर ख़ानदान होते थे, कुछ अजला की नुमाइंदगी डिवीज़न की होती थी, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ चलने वाले पुराने लोग थे, उनको मियाँ नवाज शरीफ की काबीना में भी हमने नुमाइंदगी देखी, और जब वो वज़ीर आला थे फिर शहबाज शरीफ की भी। तो वो अब उन अंकल्स को काबीना में के बजाय नौजवान लोगों को मौका देना चाहते हैं, उनका ये कहना है अगर गौर किया जाए। मरियम नवाज साहिबा किस हद तक इस मामले में बाइख्तियार वज़ीर आला नजर आती हैं? क्योंकि आपको याद ही होगा बिलावल भुट्टो का एक केस हमने डिस्कस किया था कि बहरहाल जो एक इन्फ्लुएंस है, चूंकि उनके वालिद साहब जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा, यानी कि उनके बुजुर्ग हैं साथ साथ, तो कहीं ना कहीं फैसला साजी के अंदर मसाइल आते हैं, तकसीम भी आ जाती है। यहाँ पे भी मामला उससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनके साहबजादे वज़ीर आला रह चुके हैं, हमजा साहब। एक कहा जाता है कि पंजाब के अंदर डिफेक्टिव वज़ीर आला वो भी हो जाते हैं जब व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस और ऑर्डर्स और पोस्टिंग्स एंड ऑल दैट। और दूसरी जाने फिर नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रहे हैं, वो खुद अभी ओहदे पे नहीं है लेकिन ही मस्ट बी वॉचिंग इट। तो आपके ख्याल में किस हद तक ये फैसले जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं ये करने के लिए मरियम बाइख्तियार हैं और करेंगी? कुछ हद तक तो बाइख्तियार है, लेकिन ये यकीनन चैलेंज है। और जिस तरह हमारा साउथ एशियन कल्चर है कि चचा का, फूफी का, बाप का और भाई का एक रोल होता है, तो जो ख़वातीन सियासत में नहीं भी होती उन्हें भी गाइड कर रहे होते हैं। जिन बच्चियों की शादी हो जाती है उनको भी वहाँ गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला मुख्तलिफ है। यहाँ चचा वज़ीर आला रहे, कज़न वज़ीर आला रहे, वालिद साहब वज़ीर आला रहे, तो सब उनको बताएंगे। अब इसके दो पहलू हैं। इसका प्लस पॉइंट भी है कि उनके तजर्बे से ये इस्तिफादा भी हासिल कर सकती हैं, और दूसरा मनफी है कि उनको खुद वो इनिशिएटिव ही न लेने दें इतनी। तो इसके लिए उनको भी अब सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज़ में होंगे, तो एक लिहाज से उन्हें एडवांटेज भी है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी तब ही परफॉर्म किया था जब उनके भाई वज़ीर आज़म थे। तो मरकज़ से एक वज़ीर आला को वो इख्तियारात की तकसीम हो, वो सूबाई फंड्स का असूल हो, एक अच्छी रेपो चाहिए। तो जब आपके चचा वहाँ वज़ीर आज़म हैं तो फिर आपको उसमें एडवांटेज भी है। और दूसरी तरफ जो आप जिन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग है, काबीना में नुमाइंदगी है, वहाँ पे इंटरवेंशन जो है वो उनके लिए यकीनन एक उनकी राह में रुकावट होगी। और टीम को क्रिएट करना, डिलीवर करना, ब्यूरोक्रेसी के साथ एक रेपो रही है शहबाज शरीफ साहब की। नून लीग की एडवांटेज है कि जो नौजवान अफसर है इसी भर्ती होके आया है, वो खुली कचहरी लगाता है, उनको पता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये है, उसके साथ और वही आज लड़का सेक्रेटरी बैठा है। तो मरियम नवाज उस तरह से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को नहीं जानती। लेकिन एक मैं बहुत बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रही हूँ, उनको उनके वालिद साहब भी गाइड करेंगे, और जो नजरियाती तरबियत है वो परवेज रशीद साहब ने की है, और जो बड़ा क्लोजली कई दहाइयों से हम देख रहे हैं, सियासत को देखते हैं। और फिर उनको जो मरियम औरंगजेब है उनका एक बड़ा तजर्बा है। आप देखें कि वो वफाकी सतह पे भी उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही है और काबीना के हैं। ठीक है, मरियम साहिबा के हवाले से आखिरी सवाल मेरा, आपके ख्याल में कर पाएंगी जो वादे उन्होंने किए हैं, सीइंग द फैमिली लेगेसी, फिर अच्छा है उनके पास सीट्स अच्छी हैं, अच्छे नंबर्स के साथ आई हैं, लुकिंग फॉरवर्ड के वो 5 साल पूरे करें जैसे कल वो कह भी रही थी। आपका क्या तज्जिया है आपके ख्याल में? सीइंग मरियम्स पॉलिटिकल करियर, उनका डेब्यू है, आपके ख्याल में कर पाएंगी जो उन्होंने बातें की हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात तो ये कि अच्छी बात है कि कोई इस जमहूरियत का ये हौसन होता है कि जो भी होता है वो एक बेंच मार्क सेट करता है, मैनिफेस्टो होता है बेंच। तो ये अब हमारे पास चीज़ देखने के लिए, मीडिया के लिए और उनके मुखालिफिन के लिए और उनके हमियों के लिए एक चीज़ आ गई कि उन्होंने पहली तकरीर में ये कहा है। अब 1 साल गुजरेगा, 100 डेज गुजरेंगे तो हम देखेंगे कि जो उन्होंने इक़दाम किए थे ख़वातीन के लिए, IT सेंटर बनाना है, उनको महफूज बनाना है, 300 यूनिट वाले को आसान शराइत के सोलर पैनल देना है, तो क्या वो जो आसान शराइत के सोलर पैनल होगा उसका मार्कअप क्या होगा?
इसूल क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है, इन पर डिबेट होना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, टाइम जो कि कम है, मैं चाहता हूँ ज़रा मरकज़ की हम बात कर लें, सिंध पे भी आखिर में बात कर लेंगे। मरकज़ पे जो इस वक्त एक फिर इबाहम आ गया है, फिर ऐसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सी सूरत हाल हमें नजर आती है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? यूजुअली हमने ऐसा नहीं देखा इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल अब बन रही है। जी, यूजुअली ऐसा भी नहीं होता कि एक जमात को निशान से महरूम कर दिया गए, फिर उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा अलमी है कि इतनी तादाद में जो आज़ाद लोग जीते हैं, इलेक्ट हुए, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। अब उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, अब उस जमात का हक है कि उसको मखसूस नशिस्तें मिले ख़वातीन के हवाले से और माइनॉरिटीज़ की। अब वो क्यों नहीं मिल रही? ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये हमें बता नहीं रहा। पहले इंतखाबात के हवाले से उसके ऊपर शकीक शबात उठ रहे, और अब क्लियरली आप डिले कर रहे हैं। अब आप इस इशू को, जिस तरह आज की ये न्यूज़ है कि आज इजलास होगा और उनका बेंच करेगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस क्राइसिस को रिजॉल्व करें। जब क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होता तो वो एक उससे डेड लॉक क्रिएट होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है। हम सियासतदानों को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन बाइख्तियार तरीन जो इदारे हैं वो अपना रोल क्यों नहीं इसमें हल करते इस तरह की सियासत। ओवरऑल इलेक्शन की तारीख में इस दफ़ा जिस तरह की उसकी कारकर्दगी या जितने सवालिया निशान इस दफ़ा उठे हैं, शायद इससे पहले नहीं उठे। आखिर में नुपैर साहब, सिंध के बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए। मुराद अली शाह साहब इज़ कमिंग फॉर द थर्ड टाइम, और जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो ओवरऑल पोजीशन है सिंध के अंदर वो बेहतर हुई है, ख़ासतौर पर रूरल सिंध के अंदर उनकी सीट्स में इजाफा हुआ है, नुमाइंदगी बढ़ी है। तो आप इसका फैक्टर मुराद अली शाह ही देखते हैं या फिर कोई और मुराद अली शाह साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी टर्म उनकी थर्ड होने वाली है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से वो एक नौजवान तजर्बाकार आदमी, लेकिन उन्हें पुलिस पे और रेवेन्यू और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इधर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ये वीक है। हेल्थ और एजुकेशन में उन्होंने की है, नए हॉस्पिटल बनाए अमराद कल्ब के, और टीचर जो है वो पहली दफ़ा एक टेस्टिंग कंपनी के ज़रिए सिलेक्ट होके आए हैं मेरिट पे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पुलिस में, एक्साइज टैक्सेशन में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमें बैड गवर्नेंस नज़र आती है, और वहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उनका फोकस इधर रहना चाहिए। और कराची का ये जो बिल है कि कराची को उस तरह से और नहीं किया जाता। अब जबकि लोकल बॉडीज़ के इदारे वजूद में आ गए हैं, कराची के मेयर है, तो कराची शहर डिज़र्व करता है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और मुतअद्दिद कौमें मिलकर काम करें कराची के अवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ताहिर मलिक साहब हमें अपनी बसीरत से आगाह कर रहे थे, वो इस वक्त सूरत हाल को कैसे देखते हैं। कुछ महकमे उन्होंने तफवीज़ किए सिंध के लिए, जहाँ पे मुराद अली शाह साहब को बेहतर तौर पर टैक्सेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, काम करने की ज़रूरत है। मरियम साहिबा के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन उनकी तकरीर को देखते हुए लगता है कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने होमवर्क बहरहाल किया है। इंप्लीमेंटेशन वक्त के साथ समझ आएगी, अगर हो जाए तो यकीनी तौर पे आवाम के लिए बेहतर होगा। हम इस पे बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुख्तलिफ जो अक़वाम होती हैं, कुछ दिन उनकी ज़िंदगी में, उनकी तारीख़ में बड़े अहम होते हैं। पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी में 14 अगस्त हो जाए या 6 सितंबर हो जाए, ऐसे दिन बड़े अहम हैं। ऐसा ही एक दिन 27 फरवरी का भी है। वी ऑल लाइक सरप्राइजेस बट नॉट टू हैव देम, लाइक हमें सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है यूजुअली। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से एक रेजिलियंट नेशन की हैसियत से अपना वजूद मनवाया है, एक गयूर कौम की हैसियत से, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू वॉर। हमारे यहाँ इंटरनल बहुत सारी खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ डेफिनेटली मौजूद हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वॉर, व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, तो पाकिस्तानी कौम एक कौम की सूरत में खड़ी होती है। वी फाइट, वी रिटेलिएट, वी रिस्पॉन्ड, और तारीख इस चीज़ की गवाह है कि हम अपनी फ़ौज के पीछे ये कौम खड़ी होती है। खैर जनाब, आज के दिन की हम अगर बात करें तो बिल्कुल 6 सितंबर की तरह आपको मालूम ही है, आज से 5 साल पहले तो पुलवामा एक ड्रामा रचाया। भारत ने अपने कुछ 40 फौजी मारे अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। 26 फरवरी 2019 को फिर एक वाक़या पेश आया जब अलसुबह रात के अंधेरे में कुछ इंडियन जो तैयारे थे 3 डिफरेंट फॉर्मेशंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की। जब पाक फ़िज़ाइया जो कि आगे से अलर्ट थी, उसने आगे से रिस्पॉन्ड किया, तो ये तैयारे बालाकोट के इलाके में अपना पेलोड गिराकर किसी रैंडम इलाके में दरख्तों के ऊपर वहाँ से फ़रार हो गए।
उसको हमने कैसे शोर किया कि हमने वहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल सहाफ़ियों को, एम्बेसडर्स को वहाँ पे विजिट कराया और दिखाया। खैर इसके बाद चूँकि वहाँ पे तो चंद दरख्तों और कव्वों को नुकसान पहुँचा था, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, वी रिस्पॉन्ड। उस वक्त ISPR ने आके ये स्टेटमेंट की कि आपने जंग को इनिशिएट किया है, अब जो एस्केलेशन लेटर है वो हमारे पास है और ये सरप्राइज़ हम आपको देंगे और इसकी जो की है, इसका जो इनिशिएटिव है वो हम अपने पास रखेंगे। देन पाकिस्तान ने रात में नहीं, पाकिस्तान ने आज के दिन अलग सुबह, और मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए याद है कि हम उस वक्त हेलीकॉप्टर में थे, हम उस स्पॉट को विजिट करने के लिए जा रहे थे ISPR की तरफ से जहाँ पे ये हुआ था। हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी थे और हमें रास्ते में से ही वापस आना पड़ा था, चूँकि बताया गया कि आगे कोई एयर ऑपरेशन चल रहा है। वो ऑपरेशन ये था कि भारत के 2 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए उस वक्त जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अहम टारगेट्स को लॉक किया और पाकिस्तान ने अटैक किया, कामयाबी से अटैक किया। और उसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस किया, तो 2 तैयारे पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए। एक का मलबा पाकिस्तान की हदूद में गिरा, कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और फिर एक जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो इलाका था वहाँ पे गिरा, जिसको भारत आज तक ओन नहीं करता। फिर बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के सामने भारत ने मुख्तलिफ फेक सैटेलाइट इमेजेस जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने शायद कोई दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया है, बट आज तक भारत इसको सबूत नहीं साबित नहीं कर सका। हमने उनका एक विंग कमांडर गिरफ्तार किया, चाय पिलाई, वापस किया खैर सगाली के तौर पर, एंड रेस्ट द हिस्ट्री। सो आज के दिन को याद करना बहुत जरूरी है हमारी हिस्ट्री को देखते हुए। हमारे साथ इस वक्त जो एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर रिजवाना अब्बासी साहिबा, सिक्योरिटी के लिहाज से, दिफाई उमूर के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल राय और बड़ी ज़बरदस्त ओपिनियन है और एक्सपर्ट है। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस दिन को कितना इंपॉर्टेंट देखती हैं पाकिस्तान की जंगी तारीख को लेते हुए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू इमरान फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये कि हम जब भी एक कॉन्टेम्प्रेरी वॉरफेयर के हवाले से हम बात करते हैं, ये जो जदीद तरीक़ा है, क्या कहते हैं, हरबी सलाहियत है, जिसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो अक्सर एक कंसर्न पाकिस्तानियों का रहता था कि वी डोंट नो वेयर डू वी स्टैंड। और मुझे याद है जब 26 फरवरी का वाक़या हुआ था, पूरी कौम बहुत परेशान थी कि ये क्या हुआ, कि भारतीय तैयारे आए, उन्होंने पेलोड गिराया, वो चले गए, तो हम सब परेशान थे। बट 27 फरवरी ने फिर एक नई रूह फूंकी, एक नई जिंदगी दी हमारी कौम को। आप इस दिन को कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं पाकिस्तान की जंगी तारीख को लेकर? ये एक अहम दिन है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें इमरान, जो बालाकोट ऑपरेशन है वो कोई आउट ऑफ ब्लू, या स्ट्राइक्स जो है इंडिया की, वो आउट ऑफ ब्लू नहीं थी। आप देखें कि शुरू से 2004 से मुसलसल इंडिया जो है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन लेड लिमिटेड वॉर, टारगेटेड कन्वेंशनल ऑपरेशंस एंड देन लेटर ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस तरह के ऑपरेशंस की बारहा बातें करता रहा है और तैयारी भी करता रहा है। इंडिया के जो 2 डॉक्ट्रिन्स हैं, JDIAF जॉइंट इंडियन जो आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन एक है 2017 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और फिर उनका जो लिमिटेड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है जो उन्होंने 2018 में लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, सॉरी इसको LWD कहते हैं, वो उन्होंने 2018 में इंट्रोड्यूस कराया। ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं या इंडिया के जो ओवरऑल ऑपरेशंस की तैयारी हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। सो इंडिया बेसिकली इस स्ट्राइक के बैकड्रॉप में अपनी उस कैपेबिलिटी या सलाहियत को भी टेस्ट करना चाह रहा था। सो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है, 2 जोहरी ताकतें हैं और दुनिया में आपको इस तरह के एडवेंचरिज्म की 2 जोहरी ताकतों के दरमियान कहीं भी मिसालें नहीं मिलती। सो बालाकोट जैसे जो मिसाल है वो एक यूनिक इन अ सेंस है कि एक 2 जोहरी ताकतों के दरमियान ये ऑपरेशन हुआ, और फिर कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल जो है मुअत्तल थे 2 स्टेट्स के दरमियान, और उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर उसमें अगर आप देखें कि जो कम्युनिकेशन का लेवल इस्तेमाल हुआ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी या जो है इस तरह से थ्रू मीडिया एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जाता था। सो बीजेपी गवर्नमेंट बेसिकली वी नोटिस दैट वाज पुश्ड बाय द इररिस्पांसिबल मीडिया एंड देन बिकेम विक्टिम ऑफ इट्स ओन जिंगोइज्म। सो पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में एक इफेक्टिव, क्रेडिबल सिचुएशनल रिस्पांस दिया, बेसिकली रिटेलिएट किया। सो उसने टिट फॉर टैट फॉर्म में जो पाकिस्तान ने कॉम्प्रीहेंसिव और इफेक्टिव रिस्पांस दिया, वो एक मिसाली, मैं कहती हूँ कि दुनिया के अंदर एक मिसाली, मैं कहती हूँ कि एक जो है एग्जांपल है। तो पाकिस्तान ने साबित किया कि देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट इवन एट द लिमिटेड एंड कन्वेंशनल लेवल। सो पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए उसका कन्वेंशनल डेटरेंस भी उतना रॉबस्ट है और उसके पास कैपेबिलिटी है बड़ा स्मार्ट तरीके से रिटेलिएट और रिस्पॉन्ड करके अपनी जो दफाई जो आपका सेल्फ डिफेंस
एस्पिरेशंस है उसमें अपने जो है मुल्क के डिफेंस में उन्होंने ये जो कदम उठाया, ये एक मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक यूनिक मिसाल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तो ये कि क्या भारत समहाउ अंडर एस्टिमेट कर रहा था या अपनी जो उसकी कैपेसिटी है एयर डिफेंस की उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा था, और दूसरा द वे पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट रिप्लाइंग द एफर्ट दे मेड, बट उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने उनके विंग कमांडर को पकड़ा, फिर खैर सगाली के अंदर हमने दो दोनों में से वापस किया, दुनिया ने बड़ा इसको खुशगवार तरीके से लिया, और एवरीबडी नोज जो बाद में खबरें आई कि बिल्कुल हम एक एज पे पहुंच चुके थे कि शायद एक वॉर, बाकायदा तौर पर एक वॉर लग जाए दोनों ममालिक के दरमियान, एंड देन मामला ठंडा हुआ। तो आप इस सूरत हाल को, ओवरऑल पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को आप कैसे देखती हैं, सिफारती सतह पे भी और फिर मैदान जंग में भी? देखिए, जो इस वक्त डेफिनेटली इंडिया का जो एस्केलेशन डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है वो एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर। पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। पाकिस्तान देखें, आप पूरी दुनिया की जो जोहरी ताकतें हैं उनके प्रोग्राम को देखें और आप पाकिस्तान के प्रोग्राम को उसके साथ कंपेयर करें तो आपको पाकिस्तान का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा ही क्रेडिबल आपका जो प्रोग्राम नजर आएगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की असले की दौड़ में ना तो इस खित्ते के लेवल के ऊपर है ना दुनिया के लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान का तो सिर्फ जो डायरेक्टेड है प्रोग्राम वो इंडिया की तरफ है। पाकिस्तान की सलाहियत जो है, दफाई सलाहियत तो सेल्फ डिफेंस पे मबनी है, ना कि किसी भी किस्म की जंगी जो प्रोपल्जन या जंगी कार्रवाइयों के ऊपर मबनी है। तो पाकिस्तान ने बालाकोट में ये क्लियर कट साबित किया है कि पाकिस्तान किसी किस्म की क्वांटिटेटिव दौड़ में ना भी रहते हुए उसका जो प्रोग्राम है वो इतना क्रेडिबल है कि अगर इस रीजन के अंदर किसी भी किस्म के आपके जो है स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया, स्पेशली पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सलाहियत रखता है रिस्पॉन्ड करने की और पाकिस्तान के पास लेजिटिमेट राइट है। और अगर हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पाकिस्तान का डिटरेंस किसी लेवल के ऊपर इरोड हुआ या इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिश डिटरेंट कैपेबिलिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के पास पूरा राइट है कि उन गैप्स को किसी भी तरीके से प्लग करे, और वो पाकिस्तान जानता है, उसने पहले भी किया है। और मेरा ख्याल है ये किसी भी सेल्फ डिफेंस में किसी भी जो कंट्री है उसका ये राइट है और वो करेगा। और मेरे ख्याल में हमारी जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसका भी मुंह बोलता सबूत है कि हमने इस बात को, चाहे वो किसी भी तरह की जंग हो, हमने चाहे वो ज़मीनी हो, पानियों के अंदर हो या फिजा में, हमने उसको अप टू द मेरिट हमने रिस्पॉन्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहिबा, ये जो आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स की, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्ट्स की आपने भी बात की, फिर इंडियन मीडिया की भी आपने बात की, और इंडिया बिल्कुल इस वक्त ऐसे ही इस जोन में दोबारा से मौजूद है कि शायद ये मुल्क हमारे लिए कोई बहुत आसान चीज़ है, और चाहे उनकी मीडिया कैंपेन्स हों, उनकी फिल्म स्टोरीज हों, उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट हो, उसमें भी बड़ी वो थ्रेटनिंग किस्म की जबान इस्तेमाल करते नजर आते हैं। क्या वो 27 फेब को भूलना चाहते हैं, भुला नहीं पा रहे, या फिर कुछ और जोम है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स हैं? ये खित्ते के लिए कितनी नुकसानदेह, आप इनको कैसे देखती हैं? देखिए, ये दो तीन चीजें बड़ी अहम है। पाकिस्तान का जो आपने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि बड़ा रैशनल और सिलेक्टिव रिस्पांस था, और उसमें पाकिस्तान की जो रैशनैलिटी और टॉलरेंस है उसको तो पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान के स्पेशली डी एस्केलेशन का जेस्चर था बाय रिटर्निंग दी पायलट, वो भी पूरी दुनिया में सराहा गया और उसके ऊपर बातचीत बहुत हुई है। लेकिन बात यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जब इंडिया, क्योंकि इस वक्त नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर के ऊपर खित्ते के अंदर यूएस को लेजिटिमाइज करने के लिए रोल किरदार अदा कर रहा है, उसके अंदर इंडिया के जो हेजेमोनिस्टिक डिजाइन्स हैं वो बेसिकली उनको इंडोर्समेंट मिल रही है। और उस स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस के अंदर फिर जो बायलैटरल लेवल के ऊपर अमेरिका जो है इस वक्त इंडिया के साथ बाहिमी तौर के ऊपर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के अंदर जो अपनी तमाम एग्रीमेंट्स कर रहा है, उन एग्रीमेंट्स की वजह से रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री में इजाफा हो रहा है। जब स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री में इजाफा होगा तो फिर इस रीजन के अंदर जो है स्ट्रेटेजिक एडवेंचरिज्म के जो है इंडिया की तरफ से जो उसको मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो और इस तरह की चीजों के अंदर आगे फ्यूचर में और एडवेंचर्स को प्रोवोक करेगा रीजन को इस लेवल के ऊपर कि वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ दोनों स्टेट्स जाएं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम दोनों स्टेट्स के अंदर किस तरीके से सीबीएम्स को और रिस्क रिडक्शंस को लेकर के आए ताकि जेन्युइनली जो कंट्रीज बाहर के इस रीजन के अंदर पीस के ख्वाह हैं या इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के या स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ख्वाह हैं, वो किस तरह से इस रीजन के अंदर
एक जो है न्यूट्रल और ऑनेस्ट पीस ब्रोकर का रोल अदा करें, ताकि उस रोल के अंदर रहते हुए ऐसी तमाम एडवेंचरिज्म जो कि इनिशिएट हुई है या होने जा रही है आगे, वो कैन लीड टू एनी सॉर्ट ऑफ अनअवॉइडेबल एस्केलेशन मूव्स, और वो फिर रिवर्ट नहीं होंगे। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बने, जिसके अंदर जो इंडिया की एक अनचेक्ड आर्म रेस के अंदर इंडिया जा रहा है चाइना के साथ, चाइना को बालाए ताक रखते हुए अपना मॉडर्नाइज कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर वो कंट्रोल ना हुआ तो ये कंपेल करेगा पाकिस्तान को इनटू अ सिचुएशन कि जहां पाकिस्तान को भी अपना मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और तो मेरे ख्याल से जी, और हम 2 अरब जो इंसान है तकरीबन, उनकी जो जिंदगियां हैं और फिर पूरे रीजन की उसको खतरे में डालेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेरेंट्स, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में मजीद से आपसे बात करेंगे, सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रिजवाना अब्बासी साहिबा जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं उसकी एक्सपर्ट हैं, और आप सुन रहे थे बड़े अच्छे कुछ आइडियाज़ भी उन्होंने हमारे सामने रखे, और फिर जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है इसका 27 फेब का, इसके ऊपर भी हमने बात की है। पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान के ऊपर जंग इंपोज की जाएगी बतौर एक आज़ाद मुल्क के, बतौर एक प्रोफेशनल फोर्स के हमारे पास जो मौजूद है पाकिस्तान आर्मी की सूरत में, तो पाकिस्तान ये राइट रखता है कि उसको रिस्पॉन्ड करे अपने तरीके से, और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बफजल अल्लाह इसको किया भी है। ये बहुत ज़रूरी है बहरहाल आज के दिन को याद रखना, और भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है आज के दिन को याद रखना। हम एक ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, आप उम्मीद है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वैसे आज 2 चीज़ें, एक एक्सरसाइज है और एक खाना है। फिल वक्त फैसल हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ ताज़ा तरीन जानते हैं एक्सरसाइज को लेकर। फैसल भाई, क्या है आपके पास? थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा जो वर्कआउट का प्लान है वो हम प्लैंक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आप जिसमें आपका कोर एंगेज होगा, और इन एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 2 दिन इसको प्लान करें अपने मेन मसल्स के साथ, तो आपके कोर के लिए, एब्स के लिए बहुत ये इफेक्टिव रहेंगी। तो कुछ एंगल आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। नंबर 1, ये देखिए, आप ये पोजीशन बिल्कुल आपकी बैक भी स्ट्रेट, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। आप बिल्कुल इसको हाथ भी अपने स्ट्रेट रखेंगे, और ये आपकी प्लैंक की पोजीशन बन जाएगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहें, अगर आप बिगिनर लेवल से आगे चले गए हैं, तो फिर आप अपने हाथों के बल पे आप इसको स्टैंड करेंगे। आपकी सारी बॉडी का वेट जो है ना आपके हाथों पे आ जाएगा। ये देखिए, ये सेम पोजीशन, और यहां पर रेपिटेशन काउंट नहीं करनी, आपने टाइम काउंट करना है। आप 5 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड से शुरू करें, 15 सेकंड करें, बढ़ाते जाएं। डे टू डे आपका इंक्रीज होता जाएगा टाइम इसके लिए। नेक्स्ट मूव देखें आप, ये आपकी साइड प्लैंक है। आपकी ये जो साइड है ये कवर हो जाएगी, आपका पूरा कोर एंगेज होगा। इसी तरह हम इस तरफ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे अगर आप करना चाहें इसको अपनी कोर के लिए, अब ये देखें, अब इसको ये बहुत जबरदस्त, बहुत इफेक्टिव। आपको दिखने में शायद आसान लगेगी प्लैंक, लेकिन आप देख रहे होंगे मेरा खुद सांस फूलना शुरू हो गया इतनी सी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये जो प्लैंक मूवमेंट है, अगर आप वीक में 2 दफा इसको प्लान करें तो बहुत इफेक्टिव, आपका कोर भी एंगेज रहेगा, आपका मेन मसल के साथ इसको आप प्लान कर सकते हैं। तो जी चलें जी, थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने ताज़ा तरीन एक्सरसाइज की। हम आपको ताज़ा तरीन हेडलाइंस दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे, ताज़ा तरीन खाना खिलाएंगे, एंड वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। कीप वाचिंग दिस। बैक टू एक्सप्रेसो, आप हमारे साथ हैं, मैं इमरान हसन हूं और प्रोग्राम जारी है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में से पहले कि हम आपको अपना सेगमेंट दिखाएं, सेगमेंट वैसे बहुत अच्छा होने वाला है। आज कोई पुरानी इमारतें आपको दिखाएंगे लाहौर की, लेकिन उससे पहले लाहौर का जिक्र आता है तो खाने का जिक्र आता है। हमारे साथ भी अहमद आज फिर वंस अगेन मौजूद हैं, और कुछ बहुत ज़बरदस्त देसी बना रहे हैं आज अहमद साहब अपने तरीके से। जरा उनसे पूछते हैं बना के रहे। अहमद साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप क्या बना रहे हैं आज आप? आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब्स। कबाब की रेसिपी में आज, दिस इज बेसिकली चिकन सीख कबाब। सीख कबाब, ओके, ठीक है। नेवर फेल रेसिपी है, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की रेसिपी है, जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े होटल्स में ये रेसिपी यूज़ होती है।
जब भी आप घर में कबाब लगाने लगते हैं या कभी भी बारबेक्यू करने लगते हैं तो बड़ा मसला होता है, हम लोग डर जाते हैं और कबाब नहीं लगा पाते या उसको बारबेक्यू नहीं कर पाते। तो मैं उसकी फॉर्मुलेशन आपको देने लगा हूं। अगर हम 1 किलो मीट, किसी भी चीज का मीट यूज कर रहे हैं, चाहे वो मटन है, बीफ है, फिश है या चिकन है, उसके अंदर 200 ग्राम ऑफ फैट, चाहे उसमें अब आप फैट की जगह आप चर्बी यूज कर लें, चाहे चीज यूज कर लें, चेडर चीज यूज कर लें, मोज़रेला चीज यूज कर लें, ये आपके बजट के ऊपर है। कि आपने किस तरीके से बजट उसको करना है। 1000 ग्राम के मुकाबले में 200 ग्राम की रेशो होगी, 200 ग्राम की रेशो होगी, उस हिसाब से मल्टीप्लाई ये होता रहेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो अनियन जाएगा, प्याज जाएगा, वो 1 किलो गोश्त के साथ 1 किलो प्याज ही जाएगा, उसका पानी निचोड़ के। ठीक है। और ये आप कर भी रहे थे, हमारा कैमरा शायद दिखा भी रहा होगा। ये कुछ देर पहले जी प्याज को निचोड़ रहे थे अहमद साहब, पानी निकाल रहे थे, तो मैंने इनसे स्पेशली डेस्क पे जाके पूछा कि क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप कबाब सीख पे चढ़ाएंगे उसको होल्ड करने के लिए जरूरी है और ये सबसे बड़ा आर्ट है कबाब लगाने के लिए। अहमद, बात मुकम्मल करें आप। ठीक है। और ये हमारी फॉर्मुलेशन होती है, मसाले आप अपने मुताबिक कोई भी डाल लें। ठीक है। ये हमारी फॉर्मुलेशन होगी और एंडिंग पे हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे और उसके स्पाइसेस बताएंगे कि हमने क्या क्या इसमें ऐड किया और किस तरीके से हमने ऐड। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। अगर 1000 ग्राम चिकन है या बीफ है, उतना ही प्याज आपको चाहिए तो तब ये होगा, और 200 ग्राम साथ फैट भी ऐड होगा। अब ये कबाब जब बनते हैं तो साथ साथ आपको दिखाएंगे। फिर वक्त तो फैरा फैज की जानिब चलते हैं। हमारी सेगमेंट होस्ट है आज टकसाली, भाटी और लोहारी गेट गई हैं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ तारीखी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। देखते हैं आज के सेगमेंट। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों में से आज मैं भाटी और लोहारी गेट के बीच में मौजूद जितनी भी कदीम इमारतें हैं, मंजिलें हैं, आज हम उनका विजिट करेंगे। और आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझ समेत यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं बहुत से और सहाबी मौजूद हैं जो मेरे साथ मिलकर आज लाहौर की इन खूबसूरत और कदीम गलियों का विजिट करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस वॉक में, इस हेरिटेज वॉक में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हमीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, हमेशा की तरह आपके साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो आपने हेरिटेज वॉक का एक आगाज़ किया है, इसके पीछे मकसद क्या बेसिकली? असल में हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, इसका हमेशा से एक मकसद रहा है कि अपने स्टूडेंट को अपनी तारीख़ और अपने विरसे से रोशनास करवाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम है ये फील्ड में आके ज़्यादा बेहतर तरीके से दी जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साद जाहिद। साद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साद, मुझे ये बताओ कि आज हम 2 गेट्स के बीच में जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्कवर करेंगे, तो ये तकरीबन कितनी प्लेसेस होंगी लगभग? अच्छा, हम 2 नहीं, हम 3 गेट्स को विजिट करने जा रहे हैं। इसमें लोहारी गेट होगा, भाटी गेट होगा और टकसाली भी हम इसको अंदर जो है वो शामिल कर रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो अभी तक हमारी जो हमने साइट्स को निकाला है वो कमो पेश 15 साइट्स होंगी। और ये 15 साइट ऐसी हैं कि 15 के ऊपर मैं अक्सर सर से बात करता हूँ कि हम PhDs कर सकती हैं। ज़बरदस्त। तो फिर वॉक स्टार्ट करें अपनी? बिस्मिल्लाह जी, चलें। तो इस वक्त हम लोहारी गेट पे मौजूद हैं, तो मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। इसको बनाया कब गया था, किसने बनाया था और ये क्या क्या चीज़ें इस गेट के अंदर छुपी हुई हैं? जो एंशंट लाहौर था, जो पुराना आबाद किया गया था, वो ये वाला लाहौर नहीं था, वॉल सिटी वाला जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली वो लाहौर जो है वो आपके इचरा के अंदर आबाद किया गया था। और इसका जो रुख है, अगर आप गूगल मैप से भी उसको क्रॉस चेक करें, जो मैंने खुद किया था, तो टूवर्ड्स इचरा ही है। तो एक इसकी निस्बत जो है वो यही है। और दूसरा ये है कि इसे लोहारी गेट लोहारों की निस्बत से भी कहा जाता है कि यहाँ पे किसी दौर में लोहारों के बहुत ज़्यादा कारोबार हुआ करता था। तो सर बताइएगा इस आर्किटेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप जो एक मैजेस्टिक एंट्रेंस देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये वेस्टिब्यूल एंट्रेंस है और इसकी ये आर्च एंट्रेंस है और आर्च के ऊपर आपको ये इसके कस्प मिल रहे हैं और एक सिमेट्री मिल रही है। जो चीज़ इधर बनी है वो चीज़ उधर बनी है। अब ये जो सिमेट्री है ये हमें बताती है कि ये मुगलिया दौर की क्वालिटीज़ हैं कि जहाँ पर वो सिमेट्री ज़रूर बनाएंगे। इसके ऊपर ये गुंबदी नज़र आ रही है, उसके ऊपर फिर आर्च नज़र आ रही है। अब ये हमें कुछ सिख हेरिटेज के बारे में बता रही है कि ये सिख हेरिटेज ऐसा हो सकता है। बरीरा, मुझे ये बताओ, आज ये जो हेरिटेज वॉक है, आप इसका हिस्सा हो, तो अभी तक कितना सीखने को मिल रहा है आपको? अभी तक तो माशाल्लाह से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, जितने भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन थे, और जो सर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें अच्छा सिखा रहे हैं। रहती मैं इसी एरिया में हूँ, मतलब, लेकिन इस तरह कभी फोकस से या किसी चीज़ से हमने गौर नहीं किया। हमें लगता था ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बस कभी इतना नोटिस नहीं लिया।
अच्छा साथ, तो इस वक्त हम लाल हवेली के बाहर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, नंबर 1, नंबर 2 ये इसके आर्किटेक्ट के बारे में, और नंबर 3 ये कि यहाँ पे रिहाइश पजीर कौन था? एक इसे लाल हवेली कहा जाता है, दूसरा इसे माई दारो की हवेली कहा जाता है। माई दारो का जो कैरेक्टर है, शी वॉज अ डांसर, और लाहौर के अंदर जिस तरीके से हमने एक नूरी मंजिल को कवर किया था, वो भी एक डांसर के लिए कहते हैं बनाई गई थी। इसी तरीके से ये भी माई दारो एक कैरेक्टर थी, उसके लिए ये जो हवेली है, कश्मीर का एक राजा था, वो कहते हैं उसके ऊपर वो आशिक हो गया था, उसके लिए उसने यहाँ पे लाहौर में उसके लिए बनाई थी। कहा जाता है कि हॉन्टेड है। हॉन्टेड एज सच तो ज़ाहिर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये है कि जब 30-35 साल से एक चीज़ बंद रहती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली इस तरह की आपके चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करती है। इस वक्त भी अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो इसका एक अपना एक रेंजर है। ये लाहौर की उन चंद हवेलियों में से एक हवेली है जिसका अपना शीश महल है। जितनी बिल्डिंग बड़ी होगी उतना उसका फसाड भी बड़ा होगा, उसको डेकोरेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइमरीली आपको जो मिल रहा है वो ईंट का काम है, वहाँ पर आपको प्लास्टर मिल रहे हैं, फिर उसकी बेस जो है वो ख़ास किस्म के फ्लावर की है, उसके बाद आर्च का स्प्रिंगर है और कस्प को भी बाकायदा डेकोरेट किया गया है। क्योंकि ये एक सेकुलर बिल्डिंग है, यहाँ पर शमशा का जो डिज़ाइन है वो किसी और तरह का होगा। फिर आप ये देखें कि ये जो झरोके हैं ये एक पेडेस्टल पे खड़े हुए हैं। पेडेस्टल जो है वो एक फूल है, उसकी कोम्पल है वो खिल रही है और उसने उस झरोके को ऊपर उठाया हुआ है। ये इसकी बेस है, ये यहाँ इसका पिलर आ रहा है और उसके ये इसकी शैफ्ट है और फिर उसका कैपिटल आ जाएगा। इसमें आपको फ्लोरा एंड फाना भी मिलेगा कि किस तरह से वो लोग जो मुशाहदात कर रहे थे, किस तरह से वो उसको बिल्डिंग में लेके आ रहे थे। और यहाँ पर आपको लोटस फ्लावर, लोटस की पत्तियाँ मिलेंगी। अब जब हम लोटस की बात करते हैं तो आप ज़रूर उसकी हिस्ट्री को भी समझिएगा कि लोटस कैसा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये दिए रखने की जगह बनी हुई है। आज इनमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आज इनमें ज़िंदगी नहीं है। इम्प्रेसिव गेटवे है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा साहब, ये जो बिल्डिंग हमें नजर आ रही है इस पे 1929 मेंशन्ड है और ऊपर इसके बैंक भी लिखा गया है, तो ये कौन सा बैंक था बेसिकली? जो अब हम जिस बिल्डिंग पे मौजूद हैं इसे बलाकी शाह की हवेली या बंगला कहा जाता है। सो बलाकी शाह एक, जिस तरह हम तारीखी किताबों में पढ़ते हैं, हिंदू बनिए और उनका कारोबार होना लाहौर में, वो सारे मामलात, तो एक बहुत बड़ी फैमिली थी बलाकी शाह की। ये उनकी ज़ाती रिहाइशगाह थी जो उन्होंने बनाया था, और इट्स अ कंप्लीट बैंक, जो सूद पे हम जिसे बात कहते हैं कर्जे देना, ये उनका काम हुआ करता था। साथ आप मुझे ये बताओ कि मलका तरन्नुम नूरजहां जो है वो कब से कब तक इस घर में रिहाइश पजीर रही हैं? पहले ये सारा इंस्ट्रूमेंटल बाजार था। मैडम नूरजहां की जो इब्तदाई ट्रेनिंग हुई, जिससे वो एक अल्लाह वसाई से नूरजहां में कन्वर्ट हुई, ये जो पूरा सफ़र है उसमें इस जगह का, इस हवेली का, इस एरिया का बड़ा अहम किरदार है। तो वो यहाँ पे 4-5 साल रही थी। अच्छा सर, अभी ये जो मस्जिद मुझे नज़र आ रही है इसमें वाज़े तौर पे निशानदेही हो रही है, एक तो छोटी ईंट की, इसके साथ फ्रेस्को वर्क जो है उसके भी कुछ जो बाकियात है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक तो इस मस्जिद का नाम क्या है, दूसरा ये कि ये लगभग कितनी पुरानी होगी? टकसाली वाली मस्जिद भी कहते हैं और शाहजहानी मस्जिद भी इसका नाम जो है वो किया गया है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसके बिल्कुल साथ ही हमें बादशाही मस्जिद नज़र आती है। तो ये बादशाही मस्जिद से पहले बनाई गई है, क्योंकि बादशाही मस्जिद बनाई है औरंगज़ेब ने, जो बेटा था, ये था बाप शाहजहां। तो शाहजहां के दौर में ये मस्जिद बनी है, इसी वजह निस्बत से इसे शाहजहानी मस्जिद भी जो है वो कहा जाता है। छोटी सी मस्जिद है, एलिवेटेड मस्जिद। उस दौर में कॉन्सेप्ट ये था कि मस्जिद को हम ऊपर बनाते हैं, नीचे दुकानें बनाते हैं। तो इसके नीचे जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं ये उसी दौर की हैं। वही बात जो मुगलिया दौर से हम एसोसिएट करते हैं कि फ्रेस्को आर्ट हमें हर जगह पे मिलता है, और यहाँ पर भी उसकी झलक हमें मिल रही है कि शाहजहानी दौर की ये मॉस्क है। ये तमाम गेट्स का एक फीचर है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे आपको एक छोटी सी मॉस्क मिलेगी। टकसाली दरवाज़ा कहते क्यों हैं? यही मशहूर है कि ये महमूद अफ गज़नी के दौर से ही यहाँ पर एक टकसाल मौजूद थी। जो इकॉनमी थी, जो सिक्कों की शक्ल में थी, तो जो सिक्के बनते थे वो इसी एरिया में बनते थे, इसलिए इसको टकसाली गेट कहते हैं। मुझे ये बताओ कि आप वैसे तो ये तमाम तो चीज़ें अपनी क्लास में पढ़ते होंगे, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, इन चीज़ों के बारे में बताते भी होंगे, लेकिन आज जब आप फिज़िकली यहाँ पर मौजूद हो तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? जो हम फिज़िकली जब कहीं जाते हैं तो हमें वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज वो आई कैचिंग व्यू जो हम देखते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम पढ़ते हैं तो वो तो इंसान को ज़्यादा नींद आती है। सीधा मुझे ये बताओ कि आज ये जो वॉक का एक्सपीरियंस है सो फार, ये कैसा गुजर रहा है? अभी तो हमारी वॉक चल रही है, काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। मतलब हमें कुछ
है वो काफ़ी ओल्ड है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है और हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं कि मतलब देखने को मिल रहा है, हमें जानने को मिल रहा है सब कुछ। इस वक्त हम भाटी गेट के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से आपको पहले लोहारी गेट की हमने लाल हवेली दिखाई थी, इसी तरीके से इसे भाटी गेट की लाल हवेली भी कहा जाता है और इसका जो एक्चुअल नेम है कमर मंजिल कहा जाता है। और ये कमरुद्दीन एक कैरेक्टर थे इधर अंदरून लाहौर के मुस्लिम फैमिली से जिनका बिलोंग था और बड़े रिच फैमिली ये हुआ करती थी। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये आप समझ लीजिए आज से तकरीबन 90, 100 और 6, 7, 8, 9, 10 इसी में जो है शुरू के 10 सालों में की गई थी। और दूसरी बात ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो लकड़ी है ये बहुत हद तक जो कश्मीरी स्ट्रक्चर होता है और उनमें वो जो उनके बंगलों में आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो यहाँ पे आपको मिलती है। ये वाला जो स्टाइल है ये परसिस्टेंट था पूरे मुल्क में। इसको आप पेशावर में भी देख सकते हैं, इसको आप मुल्तान में भी देख सकते हैं, इसको इवन के आप सखर में भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस सेगमेंट में हमने आपको ना सिर्फ टकसाली बल्कि भाटी के साथ साथ लोहारी में जितनी भी कदीम इमारतें हैं उनका विजिट कराया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अदद एक्सप्रेसो हीरो से। लेजेंडरी हीरो हम उन्हें कहेंगे, सिर्फ एक्सप्रेसो हीरो नहीं है। आपको हम तारुफ आपका कराना है सदारती अवार्ड याफ्ता ग्रैंड मास्टर वसीम ताई साहब से। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम ही काफ़ी है, इनका भी नाम ही काफ़ी है जिनकी सर्विसेज है। भाई, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ने सबसे बड़े एजाज़ योगाचार्य से इनको नवाजा है। थोड़ी सी अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अंदर 2012 में इनको दिया गया, बेस्ट टीचर अवार्ड इनको 2018 में दिया गया और फादर ऑफ योगा का अवार्ड इन थाईलैंड 2019 में दिया गया। इसके अलावा ये एजाज़ जिसकी हम बात करें योगाचार्य, ये श्रीलंका में होने वाली इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप के दौरान इनको दिया गया। ये डिग्री हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इस तकरीब में उन्हें जो श्रीलंका के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड भी दिया इनको। श्रीलंका की गंपाहा विक्रमा यूनिवर्सिटी है जो वहाँ बाकायदगी से लेक्चर्स देने की भी वहाँ पे दावत मिली है। नरी असना जो इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप है इसमें दुनिया भर से आने वाले शुरका आपको बताएं कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। तो जो नवाज ताई साहब हैं इनका मजमूई तौर पर जो अचीवमेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और हम जब मैं अभी इनसे बात भी कर रहा था मैंने कहा हमारे पास इतना कम टाइम है हम कैसे बात करेंगे, तो हम ताई साहब से उनके बारे में पूछते हैं कि अभी तक क्या उनकी अचीवमेंट्स। ताई साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और कुछ लोगों का नाम होता है वो ब्रांड होता है, योगा को लेकर, कराटे को लेकर, मार्शल आर्ट्स को लेकर, मतलब जो आपकी सर्विसेज है जो आपने निंजा ट्रेनिंग के हवाले से आपने बताया कराटे कैसे, तो इट्स अ ब्रांड नेम नाउ माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? आई मीन इट्स अ ग्रेट जर्नी सो फार। बस सफ़र तो अब ये है कि सब पूरी लाइफ ही इसी में गुजरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ ऐसा कि मुझे 45 ईयर्स हो गए सिखाते हुए ऐसा, और उसमें माशाल्लाह 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मैं सिखा चुका हूँ ऐसा। और मेन इसमें जो एक चीज़ है वो हमने ये काम कमर्शियल भी है लेकिन 99% हमारा नॉन कमर्शियल है। अच्छा। नॉन कमर्शियल मींस कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में हमने एक सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बच्चों को नॉमिनल से चार्जेस, बल्कि फ्री आप समझ लें, क्योंकि अगर फ्री करते हैं तो कोई आता नहीं है। तो वो बच्चे शाम को जब फ्री होते हैं तो उनको हम एक्सरसाइज कराते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं ताकि वो बच्चे सिगरेट नहीं पिएं, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को मिसयूज़ ना करें। यानी वन व्हीलिंग भी वो तभी करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ऐसा, नॉन प्रोडक्टिव ना रहें। और उसमें यह है कि जब स्पोर्ट्स कोई भी कर लेता है, ख़ास तौर पे कराटे में ये एक मेन चीज़ है कि बच्चे स्टेबल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है, आम लोगों से आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो इसी को करते हुए हमने गर्ल्स की तरफ बड़ा काम किया। अच्छा। और अभी कर रहे हैं ताकि गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस को लेकर मेन जो है वो ये है कि ताकि लड़कियां जो वर्किंग है ख़ास तौर पे वो मूव कर सकें, उनमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब कॉन्फिडेंस होता है तो कोई भी उनको हाथ नहीं डाल सकता है। ऐसा मतलब एक बच्ची है, अगर वो कैसे ज्वाइन करें आपको? जो जी हमारे पास माशाल्लाह एक तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो हमारे पास यहाँ भी बहुत सी लड़कियाँ हैं, बल्कि आज हमारी एक अभी चैम्पियनशिप ख़त्म हुई है कल, तो उसमें लड़कियों ने बड़ा अच्छा मतलब विन किया है, मेडल्स किए हैं। अच्छा, विन जो है गोल्ड। तो बाकी ये कि मेरा सबको उस पर भी फेसबुक पे भी है,
ठीक है, they can find you and definitely can join. थोड़ा सा मुझे बताइए, इससे पहले आपसे अभी मैं ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि हमारा योगा के हवाले से बड़े कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे जी जी। और अब लेकिन आगे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई है, लोग उमूमी तौर पे करते भी नजर आते हैं। योगा की इफेक्टिवनेस क्या उतनी है जितना आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है योगा हमारे? बहुत देखिए, योगा एक ऐसा एक साइंस है, यानी योगा जो लोग करते हैं, मतलब ये है कि अब जैसे आप देखते हैं कि हर पार्क में कुछ ना कुछ लोग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर आपको पता है कोई चीज़ की भी अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो मतलब एक ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये है कि ना करने से बेहतर है ऐसा। अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि योगा के अंदर आप अपनी बहुत सी डिजीज़ को क्योर करते हैं, और अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो उसमें बहुत सी बीमारियां हैं जो आपको लगती नहीं है। जैसे आम लोगों को कमर का दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल हो जाता है, जो जिनका टेबल वर्क ज़्यादा होता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या मेल हैं, तो ये बिफोर अगर आप पहले से योगा कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं होती। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा योगा? बहुत अच्छा है ऐसा। आपकी जो है, आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर लेते हैं, जैसे हम पानी बोलते हैं कि हमें 10-12 ग्लास पीना चाहिए, तो हम 2-3 पीते हैं, लेकिन यह है कि काम चल रहा होता है। इसी तरह हम ब्रीदिंग भी थोड़ा सा आराम से ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और पूरा ऑक्सीजन बॉडी को दें तो आप ज़्यादा फ्रेश होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, आपका ब्रेन भी ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करेगा। तो हम क्या योगा को जो दूसरी एक्सरसाइज है यूजुअल, उसका नेमुल बदल कह सकते हैं, या दोनों को साथ साथ करना होगा? देखिए, योगा एक अलग से, अब योगा के लिए आपको कहीं कोई इतना एफर्ट नहीं करना, मतलब अगर आपको कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना है, टूल्स नहीं चाहिए, आपको 6x6 एक जगह चाहिए जहाँ आप खड़े होकर वो कर सकते हैं ऐसा। बल्कि 2018 में जब मुझे फादर ऑफ योगा का अवार्ड दिया तो मैंने प्लेन के अंदर वो सारा इंट्रोड्यूस कराया। एयरप्लेन के अंदर? यस, कि जो लोग लंबी फ्लाइट पे जाते हैं कनाडा इधर उधर, तो उनके जो थोड़ा सा एज ज़्यादा है, अब मतलब 50 से ऊपर है या 60, उनके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा वो पुअर हो जाती है सर। तो बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बैठ के कर सकते हैं, और ऐसा एक ट्रेंड बना। ऐसे कोई ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं आपके जो लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते, देख लें यूट्यूब पे? जी 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 जी, मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, और मतलब उसमें इंस्टाग्राम पे भी और उस पर भी मैं ये सब चीज़ें देता रहता हूँ ऐसा। ठीक है। तो मज़ीद जौन सा है वो, क्योंकि अब योगा पूरी दुनिया में है, अब मतलब वो बात नहीं है जो आज से 40 साल पहले थी। अब तो लोग मतलब ये है कि यूट्यूब पे वैसे वो करें तो बहुत से उनको अच्छा में हम अगर श्रीलंका की या थाईलैंड की इन ममालिक की बात करें, दीगर एशियन कंट्रीज की, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा ही है, पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वहाँ पे जाके अपने आप को मनवाना, उनके इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड्स लेना, एक तो अचीवमेंट तो है, लेकिन ये कैसे कर लिया आपने? बस ऐसा क्या है जिसने आपको मुनफरिद किया और उन लोगों ने आपकी अचीवमेंट को माना, आपकी स्किल को माना? देखिए जी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने से मतलब मुझे एक बड़ा फ़ख्र है। और आप यकीन करें कि हम यहाँ से क्योंकि अकेले ही गए होते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट की ऐसा वो नहीं होता। अभी जो चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान लेके आया है। अच्छा। हाँ, मतलब जो फर्स्ट इसमें था गोल्ड मेडल, और चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने विन किया है। नंबर 1 पे पाकिस्तान है, नंबर 2 पे श्रीलंका, और नंबर 3 पे इंडिया है। और इंडिया को अभी जो बजट मिला है सिर्फ योगा के लिए, वो 6 अरब मिला है, सिर्फ ओनली योगा। आई थिंक वी मस्ट बी नील, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो लेकिन हमारे साथ अल्लाह है। हमारे साथ नई चीफ मिनिस्टर पंजाब की आई हैं, तो उन्होंने मरियम साहिबा ने कहा है कि मेरा फोकस होगा कि मैं स्पोर्ट्स पे तवज्जो दूं और स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को ऐसे ना जाने दूं। यकीनन उसके नीचे आता ही है मेरे ख्याल में, इस रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरफ फंड्स आने चाहिए, इसको सपोर्ट करना। लेकिन मैं थोड़ा सा देखें, सब कुछ गवर्नमेंट पे भी नहीं डालें, खुद भी थोड़ा एफर्ट करें। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद एफर्ट करता हूँ, क्योंकि आपको अपने काम में रुकना नहीं चाहिए। आप कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं करें कि जी वो नहीं था तो मैं ये नहीं कर सका, ये नहीं था, तो आप खुद करें। हम खुद, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कौम का, मुझ समेत लोगों का, सुस्ती है। We cannot get out of our comfort zones। जी जी, इसके लिए कोई टिप है आपके पास? जी, मशवरा ये कि आप जैसे हमें फंड्स चाहिए, हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। मैं बाहर के मुल्क में जाता हूँ, वर्कशॉप करवाता हूँ, वहाँ से फंड्स लाता हूँ, लेकिन मैंने अपने काम को कभी स्टॉप होने नहीं दिया है। मैंने नहीं कहा कि हमें कोई डोनेशन दे या हम किसी से चैरिटी ले या हमें फंड्स चाहिए, नहीं, मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। ये तो फिर तकरीबन खत्म हो गया। आप 30 सेकेंड्स, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप कुछ भी कहना चाहें अपने काम के हवाले से, अपने स्किल के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से? जी, मुझे मेरे सब जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ऐसा, वो उनको अपने लिए 10 से 15 मिनट स्पेयर करना है। अगर वो नहीं करते तो फिर वो ये कहने के नहीं है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। 10 से 15 मिनट कुछ भी नहीं है, जो आप सुबह उठ के
आप 8-10 एक लंबे सांस ले सकते हैं। थ्रू नोज आप इनहेल करें और थ्रू माउथ जो है एक्सहेल करें। ये आप 5 to 10 टाइम्स करें और 5 से 10 दफ़ा ही आप जो है नाक से सांस लें और नाक से निकालें। आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपको एक फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। जो जिसके लिए कहीं उठ के नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, आप नमाज पढ़ते हैं सुबह उठ के, ये 2 चीज़ें कर लें और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आप बेहतर होंगे। आपका शौक फर्दर आप अगर वसीम ताज साहब को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हैं, इनके सेंटर्स फिजिकली भी हैं लेकिन सर्च करें, और जो इन्होंने गर्ल्स के हवाले से कहा है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ये बहुत सी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं और फिर ओबियसली पेड भी है एज यू लाइक। तो आप इनको फॉलो ज़रूर करें। और देखिए हम एक और सेगमेंट ज़रूर करेंगे वसीम साहब के साथ, वो चाहे यहाँ पे करें या इनके सेंटर में करें, ताकि हम मजीद इन डिटेल्स जाए। इसको जानने के लिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को आप सर्व कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू हमारे साथ तशरीफ लाए। सो जी, हमने आपको योगा के हवाले से बताया, योगा एक्सपर्ट मास्टर वसीम ताज हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में हम डिटेल्स में क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के शुरू में कमिट किया था हमने कि हम बात करेंगे, सो ये हो नहीं सकता कि हम ना करें। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। कल के मैच के हवाले से खास तौर पर बहुत अच्छा नहीं रहा, किस टीम के लिए और किसके लिए अच्छा रहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये रंग बिरंगी रोशनियाँ हैं जो देखने को मिलती हैं और उसका आखिरी दिन आ गया ओबियसली। कल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान शाम 7 बजे मुकाबिल होंगे, मध्य मुकाबिल होंगे और आज इनफैक्ट मध्य मुकाबिल होंगे। और जो शाहीन शाह अफरीदी साहब की क़यादत में लाहौर कलंदर्स है, मुसलसल जो उसकी शिकस्त का सिलसिला है वो जारी है, कामयाबी समेट नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि पहले सीज़न वाली जो लाहौर कलंदर है या दूसरे सीज़न वाली वो वापस आ गई है। अब तक ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। दूसरी जानिब लाहौर को इस्लामाबाद ने 8 विकेटों, कोयटा और मुल्तान ने 5-5 विकेटों से और कराची किंग्स ने 2 विकेटों से हराया। पेशावर ज़ल्मी ने एक आसाब शिकन मैच में 8 रन से उनको शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान ने जो होम ग्राउंड है इसमें 5 मैचेस खेले, उनमें से 4 जीते हैं। ये बड़ा रास ग्राउंड है उनको, और ज़ल्मी के खिलाफ 5 रन से उन्होंने शिकस्त खाई थी। इस वक्त अपने देखना ही है कि ओवरऑल जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है वो किस हद तक स्टेबल है। वो मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों टीम्स लीड कर रही हैं। उसके अलावा ज़ल्मी ने थोड़ा सा टेक ऑफ करना शुरू किया है, तो क्या ये टेक ऑफ का सिलसिला बरकरार रहेगा? ये जो हद है परवाज़ की ऊपर जाएगी या नीचे, इस पर अपने बात करनी है। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे ज़रा तज्जिया है कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। भट्टी साहब सुबह खैर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी इमरान, सुबह खैर, और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अनदर न्यू डे मस्ट बी गुड। सर, हमारी बेस्ट विश आपके साथ है। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। मैचेस तो डेफिनेटली आप फॉलो कर रहे हैं। आपको कोई मुख्तलिफ किस्म की, कुछ सरप्राइजिंग किस्म की इक्वेशन बनती नजर आ रही है जो हमें PSL 9 से पहले नजर आ रही थी उसके मुकाबले में, या दिस इज ऑब्वियस व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, लाहौर कलंदर ने जिस तरह डिप लिया इस टूर्नामेंट में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए, टीमें हारती भी हैं, टीमें जीतती भी हैं, टीमें हर बार टाइटल नहीं जीतती, लेकिन जिस तरह लाहौर कलंदर्स पहले 5 मैच हारी है, मुझे बहुत हैरत है तक, क्योंकि ये तकरीबन वही टीम है जिसने लास्ट ईयर टाइटल जीता था। लेकिन इस साल शायद उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, लक उनका फेवर नहीं कर रहा, कुछ उनके प्लेयर्स के फॉर्म का मसला है, फिटनेस का मसला है। तो ओवरऑल जो PSL का ब्रांड है उसके लिए एक अच्छा साइन नहीं है कि एक पॉपुलर टीम जो है, अगर खुदा न खास्ता आज भी लाहौर छठा मैच हारती है मुल्तान सुल्तान से, तो फिर तो मेरे ख्याल में आखिरी 4 मैच जीतकर कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे लिए सरप्राइज एक ये सरप्राइज है। फिर कल जो आरिफ याकूब ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में किया, मेरे ख्याल में वो भी सरप्राइज है कि 1 ओवर में 4 आउट करना, और इस्लामाबाद की टीम जीता हुआ मैच हार गई। मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है, अभी जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में सरप्राइज करेगी टीमों को। क्योंकि एक चीज अगर आपने इमरान नोट की हो इस टूर्नामेंट में, कि बाबर आजम जब पाकिस्तान टीम की कप्तान, उनके फैसलों पर क्रिटिसिज्म होता था, यहां हम देख रहे हैं कि बाबर आजम विद डैरन सैमी देखें, कल भी बार बार वो बाउंड्री लाइन पर आए। जब इमरान याकूब को बॉलिंग दी बाबर आजम ने, उस वक्त भी डैरन सैमी बाउंड्री लाइन पर आए और वहां उन्होंने गैम्बल किया, और वो गैम्बल देखिए कामयाब रहा, 4 विकेट लेके। तो मेरे ख्याल में डैरन सैमी और बाबर आजम का जो कॉम्बिनेशन है, उससे ये टीम जो है खड़ी हो गई है। फिर बाबर आजम जिस तरह खुद परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी बॉलिंग में अभी भी झोल है, लेकिन मेरे ख्याल में आरिफ याकूब जो है
इसको हमने नेशनल T20 में भी देखा था, वहां भी ये टॉप विकेट टेकर थे। 29 साल के हैं, लेकिन अगर 5-6 साल पाकिस्तान को सर्व कर जाए। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हो रही थी, न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हो रही थी, मैंने एक सिलेक्टर से कहा, मैंने कहा आप आरिफ याकूब को कंसीडर कर रहे हैं क्या? नहीं यार, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में उम्र मैटर, कोई लड़का अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है तो डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। फिर देखें, इसके आने से शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी तलवार लटकेगी कि मेरे पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। और जो मुकाबले का रुझान है उससे ये है कि प्लेयर्स में कंपटीशन भी बढ़ता है और वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह का उनका बॉलिंग एक्शन है, जिस तरह का उनका अंदाज है, मेरे ख्याल में उसमें आई थिंक ही स्टिल हैज द पोटेंशियल टू बी इन द इंटरनेशनल टीम। लेकिन देखना होगा कि क्या ये फैसला, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कुछ प्लेयर्स को लीग्स की बुनियाद पर और PSL की बुनियाद पर जब ऊपर ले आते हैं तो उसने हमारी क्रिकेट को नुकसान भी बहुत दिया। हम जज्बाती भी बड़े हो जाते हैं ना, वो प्लेयर्स की अपने करियर के लिए भी अच्छा नहीं होता। इतना बड़ा एक्सपोजर पहले ही, वो भी हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कलंदर्स का बड़ा कंसर्न है और हमारे पैनल पे भी बड़ी, क्योंकि मैं लाहौर से प्रोग्राम कर रहा हूं ना, तो पैनल पे बड़ी तशवीश है लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को। क्या करें? कलंदर्स लाहौर नहीं, कलंदर्स का कराची में भी मसला है। कलंदर्स हमारी कहना चाहिए कि नेशनली फेमस टीम है इंडीड। तो क्या कलंदर्स करें क्या भट्टी साहब, क्या स्ट्रैटेजी हो? प्लेयर्स तो उनके दो नहीं है, कॉम्बिनेशन वाली बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये 11 के 11 बड़े रिफाइंड प्लेयर्स होते हैं जो ऊपर आते हैं, जो एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे पूरा एक माइंड वर्क होता है, पूरा एक ब्रेन वर्क होता है। तो जारी बात है, अब 2 प्लेयर्स की वजह से पूरी टीम तो सफर नहीं करनी चाहिए, ना उनका फैन फॉलोइंग। तो करे क्या कलंदर्स? अब देखिए, अब जो 5 मैच हार गए वो जाहिर है वो तो अब वापस नहीं आ सकते। अब इस स्टेज पर पैनिक करने के बजाय अपना जो एक बेसिक गेम है वो खेले। अब आप पिछले साल अगर या उससे पिछले साल जो 2 उन्होंने टाइटल जीते, इनकी जर्नी देख लें। टॉप से फखर जमान परफॉर्म कर रहे थे, फिर उसके साथ अब्दुल्ला शफीक थे। मिडिल ऑर्डर में हम सिकंदर रजा को देख रहे थे, डेविड वीजे परफॉर्म कर रहे थे, फिर राशिद खान उनकी बॉलिंग में थे, फिर फास्ट बॉलिंग में हारिस, शाहीन शाह आफरीदी, जमान खान, डेविड वीजे भी आउट कर देते थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे टीम बिखरी बिखरी सी टीम है। मेरे ख्याल में अब एक आध चेंज करना पड़ेगा। अगर वाकई कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका नाम बड़ा है, मेरे ख्याल में फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी का फॉर्म में आना इस टीम को ऊपर ले जा सकता है। अदरवाइज और तो इसका कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चेंज किसको करना पड़ेगा आपके ख्याल में? अब पता नहीं, उनके बेंच पर अब्दुल्ला शफीक को भी वो नहीं खिला रहे, उसकी फिटनेस का इशू है, डेविड वीजे भी बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये लड़के अवेलेबल हैं और ये लड़के फिट हैं तो इन पर जाना चाहिए। दूसरी जानिब हम मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं, एक डार्क हॉर्स तो पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बड़ी अच्छी टीम रही है, शुरू में टाइटल भी जीता उन्होंने और फाइनल के लिए भी आई थिंक उन्होंने आई गेस ट्वाइस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने क्वालिफाई किया। तो अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ये अनयूजुअल है, जहां अनयूजुअल है लाहौर कलंदर्स का नीचे जाना, उनका डिप आना, वहीं पे अनयूजुअल है ग्लैडिएटर्स का एकदम से बहुत अच्छा हो जाना। और सुल्तान्स तो बड़े कंसिस्टेंट रहे, उनकी क्रिकेट अच्छी ही रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नई चीज की, उन्होंने अपने हेड कोच मोइन खान को 8 साल बाद तब्दील करके ऑस्ट्रेलियन शेन वॉटसन को हेड कोच बना दिया। मोइन खान उनके बेंच पर हैं, वो डायरेक्टर हैं, लेकिन जाहिर है जो डिसीजन मेकर है वो शेन वॉटसन है। सरफराज उनके पिछले 8 साल कप्तान थे, उन्होंने सरफराज को हटाया, रायली रोसो को कप्तान बना दिया। तो देखिए, तब्दीली से उनकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आया है। सरफराज टीम के साथ है, मोइन टीम के साथ है, लेकिन अब वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज अगर दूसरी टीमें भी कर ले, मैं लाहौर की भी यही बात कर रहा था कि शायद तब्दीली लाहौर कलंदर्स को रास्ता आ जाए। बेसिकली यू आर रेफरिंग टू सम बोल्ड डिसीजंस जो लेने जरूरी हैं। ठीक है, ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सो नाइस ऑफ यू, तशरीफ लाए और आपने क्रिकेट के हवाले से PSL पे। तब तक हम एक ब्रेक लेते हैं। किचन में से आवाजें भी आ रही हैं, किचन में से खुशबू भी आ रही है, टाइम कम है, ब्रेक के बाद आते हैं।